दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी है जिसे सुनकर आप सभी को लगेगा कि आपने किसी मूवी या वेब सीरीज की कहानी सुनी है। पर दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसी कहानी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहले फेसबुक पर प्यार का जाल बिछाया और फिर कुछ ऐसा कर गई जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। 4 कत्ल करने के लिए उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी बुन रखी थी कि जिससे वो एक के बाद एक कत्ल करती चली जाए और पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना सके। तो क्या वो लड़की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाई या फिर उससे पहले पुलिस वालों ने उसकी बुनी हुई साजिश के सारे राज खोल दिए? ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की कहानी में। पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 12 नवंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, ये अभी हाल की ही घटना है जिसका खुलासा 4 दिन पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया है। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक लड़की की उसके ही घर पे लाश मिलती है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, उसके गले को चाकू से काटा गया था। उस लाश की ऐसी हालत थी कि उसकी पहचान कर पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल था। पर पुलिस की इस मुश्किल को लड़की के घर वाले आसान बना देते हैं, क्योंकि उस लाश ने जो कपड़े पहन रखे थे वो उनके ही घर की लड़की ने सुबह से पहन रखे थे और उस लड़की की लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिससे घर वालों की बात सही भी लग रही थी। पर क्या ये लाश उस लड़की की ही थी जिसके बारे में सुसाइड नोट में लिखा था, या फिर इस सब के पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी? खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। घर वालों ने पुलिस को उस लड़की का नाम पायल भाटी बताया। पायल की उम्र करीब 26 साल थी। 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। पायल के परिवार में उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी थी। पायल के भाई की शादी में उसके माता पिता ने अपने रिश्तेदारों से इतना कर्ज ले लिया था कि जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। रिश्तेदारों के रोज रोज के तानों से तंग आकर पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी और अब पायल की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने भी अपनी जिंदगी से हार मान ली हो। आसपास के लोगों को अब ये भी शक हो रहा था कि कहीं पैसों के लिए तो पायल का कत्ल नहीं हुआ। खैर पुलिस पायल का पोस्टमार्टम करा के उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप देती है और घर वाले पायल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बिसरख थाना। इस थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी। वो लड़की ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में काम करती थी। उसकी भी उम्र करीब 26-27 साल थी और वो 12 नवंबर से लापता थी। हेमा चौधरी की फैमिली ने उसकी 2 दिन तक खोजबीन की, पर जब उसका कोई पता नहीं चला तब मजबूरी में परिवार वाले बिसरख पुलिस थाना में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस हेमा चौधरी के बारे में पूछताछ करने के लिए उस शोरूम में जा पहुंची जहां हेमा काम करती थी। वहां से उन्हें पता चला कि हेमा अपने टाइम से शाम के 6 बजे शोरूम से घर के लिए निकल गई थी। पुलिस शोरूम का सीसीटीवी चेक करती है तो शोरूम मैनेजर की बात सही पाई जाती है। पुलिस ने फिर उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की उसकी आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके की है। अब बिसरख थाना की पुलिस हेमा की फोटो दादरी पुलिस थाना में भेजती है और उनसे हेमा को खोजने में मदद मांगती है, जिसके बाद बिसरख थाना की पुलिस और दादरी थाना की पुलिस एक साथ मिलकर हेमा की खोज में लग जाते हैं। इसी खोजबीन के दौरान दादरी पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन हेमा गायब हुई थी उसी दिन बिसरख थाना में एक लड़की के सुसाइड का केस आया था। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, पर घर वालों ने उसकी पहचान उसके कपड़ों से की थी। अब पायल का सुसाइड केस दादरी पुलिस को बुरी तरह से चौंका रहा था, क्योंकि जिस दिन पायल की लाश मिली उसी दिन से हेमा गायब थी और हेमा के मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया का दिखा रहा था जहां से पायल की लाश मिली थी। पुलिस वालों को अब इन दोनों केसेस में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर लग रहा था, पर वो कनेक्शन क्या था ये पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे। उधर पायल के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, तो अब पुलिस के पास सिर्फ पायल और हेमा की फोटो ही थी। इसी बीच दादरी पुलिस को हेमा की कॉल डिटेल से एक नया सुराग मिला और उस सुराग का नाम था अजय ठाकुर।
अजय ठाकुर से हेमा पिछले 15-20 दिनों से लगातार फोन पे बात कर रही थी और हेमा ने अपने फोन से आखिरी कॉल अजय ठाकुर को की थी। पुलिस अब अजय ठाकुर की सारी जन्म कुंडली खंगालना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि अजय ठाकुर बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है। वैसे तो अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है, पर अजय फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहता था और फेसबुक पे उसकी काफी लड़कियों से दोस्ती भी थी। इसी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में एक नाम बहुत चौंकाने वाला मिलता है और वो नाम था पायल भाटी का। अब पुलिस को हेमा और पायल के बीच का वो कनेक्शन मिल चुका था जिनकी उन्हें तलाश थी। पुलिस पूछताछ करने के लिए अजय के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो काफी दिनों से घर आया ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अजय ठाकुर का नंबर सर्विलांस पे डाला और फिर सर्विलांस की मदद से पुलिस को अजय ठाकुर का करंट लोकेशन मिला। जब पुलिस अजय ठाकुर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुलते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर का दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि पायल भाटी ही थी, जिसे अब तक पुलिस वाले मरा हुआ समझ रहे थे। पायल को देखते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो लाश पायल के घर पे मिली वो हो न हो हेमा की ही रही होगी, जिसका अंतिम संस्कार पायल के घर वाले कर चुके थे। इसके बाद पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना सारा गुनाह कबूल लेते हैं और जो कहानी वो बताते हैं उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले, जब पायल के माता पिता दोनों आत्महत्या कर लेते हैं और जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था उन्हें पुलिस सबूतों के अभाव में छोड़ देती है। इस हादसे से पायल बुरी तरह से बौखला जाती है और अपने माता पिता के दोषियों से बदला लेने की प्लानिंग करने लगती है। इसी बीच पायल की फेसबुक पे अजय ठाकुर से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इनके ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर एक दिन अजय पायल को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद पायल एक शर्त रखती है और वो शर्त ये थी कि शादी से पहले पायल को अपने घर वालों की नजर में मरना था, क्योंकि उसे अपने 4 रिश्तेदारों का कत्ल करना था जिनकी वजह से उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी। अजय पायल से शादी करने के लिए उसकी इस शर्त को मान जाता है और प्लानिंग के तहत पायल जैसी दिखने वाली लड़कियों से दोस्ती करने लगता है, जिससे उन्हें मार के ये साबित हो सके कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी खोजबीन के दौरान अजय की मुलाकात हेमा चौधरी से हुई। अजय को हेमा बिल्कुल पायल की तरह लगती थी, वही कदकाठी, वही रंग रूप। उनकी खौफनाक प्लानिंग के लिए हेमा एकदम परफेक्ट थी। अजय हेमा से दोस्ती कर लेता है और उससे फोन पर बातें करने लगता है। इसी बातचीत के दौरान हेमा अजय को बताती है कि उसे 5,000 रुपयों की बहुत जरूरत है। बस इसी मौके के इंतजार में अजय और पायल बैठे थे। अजय ने उसे पैसे देने के बहाने से रात में पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे खाने के बाद घर वाले बेहोश हो चुके थे। रात में अजय हेमा को पायल के घर में ले आता है और जैसे ही हेमा पायल से मिलके हेलो बोलती है और इसके आगे कुछ वो बोल पाती उससे पहले ही पायल तुरंत उसके गले पे चाकू से एक जोरदार वार करती है, जिसके बाद हेमा वहीं तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद पायल एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल उबालती है और उसे हेमा के चेहरे पे डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से जला देती है ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। और इसके बाद पायल अपने कपड़े निकाल के हेमा को पहना देती है ताकि पायल के घर वालों को लगे कि ये लाश पायल की है। फिर पायल ने एक सुसाइड नोट लिखा और उसे वहीं लाश के पास रख दिया और उसके बाद पायल और अजय रात के अंधेरे में वहां से भाग निकले। उस सुसाइड नोट में पायल ने ये लिखा था कि पूरी तलते समय सारा तेल उसके चेहरे पे आ गिरा, जिसकी वजह से अब वो अपना फेस किसी को दिखा नहीं सकती, इसलिए वो आत्महत्या कर रही है। इसके एक हफ्ते बाद 19 नवंबर 2022 को शर्त के मुताबिक पायल ने अजय से आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर बुलंदशहर में आकर दोनों किराए के मकान में रहने लगे, जहां से पुलिस ने इन दोनों को 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि पायल के घर से एक पिस्टल भी मिली है, जिसे उसने उन 4 लोगों को मारने के लिए खरीदा था, जिनकी वजह से उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी। यहाँ तक कि ये दोनों मिलकर उन लोगों की रेकी भी कर रहे थे। पायल के निशाने पे जो 4 लोग थे उनमें से एक उसकी भाभी थी और उसके भाभी के 2 भाई थे और एक बुआ का लड़का था जिसने उसके भाई की शादी कराई थी। अगर पुलिस पायल को पकड़ने में कुछ दिन और देर कर देती तो शायद पायल तब तक 1-2 कत्ल और कर चुकी होती।
दोस्तों, पुलिस का ये भी मानना है कि जब पायल उन 4 लोगों को मारकर अपना बदला ले लेती तो उसके बाद अजय ठाकुर को भी मार देती, क्योंकि इन सब के बाद सिर्फ अजय ठाकुर ही एक ऐसा शख्स था जो ये जानता था कि पायल जिंदा है, और अगर पुलिस अजय ठाकुर तक पहुंची तो वो भी पकड़ी जाएगी। लेकिन पुलिस उसकी सोच से कहीं जल्दी उस तक पहुंच गई। दोस्तों, पायल भाटी की इस कहानी की सबसे अजीब बात ये थी कि जिस दिन वो अजय से शादी कर रही थी, उस दिन उसके घर वाले उसकी तिरही की तैयारी कर रहे थे, और एक बेचारी लड़की जिसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो पायल जैसी दिखती थी। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया, उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती, और कौन है ये लड़की, और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज़्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी, और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज़्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज़्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई, और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहाँ भरने वाला था। उसे तो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए ओनली फैंस के ज़्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफ़ी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी 1 साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफ़ी नज़दीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया
तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस।
अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबम सेली पर फेंका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है। तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि ओबम सेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबम सेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबम सेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।